नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के जीरो आवर शो में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों के साथ में फार्मासिस्ट फेडरेशन ऑफ यूपी के अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं। उनके साथ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना टीकाकरण को लेकर। कोरोना टीकाकरण का महाअभियान 21 जून से पूरे देश भर में शुरू किया गया है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि प्रतिदिन 6 लाख से ज़्यादा, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 6 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रतिदिन टीकाकरण करने का। अगले महीने से इसे 12 लाख प्रतिदिन करना है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल उठेगा कि क्या हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो लोगों को प्रतिदिन इतनी बड़ी तादाद में टीका दे सकें। फार्मासिस्ट फेडरेशन का दावा है कि उसके पास इसका पूरा इंतजाम है, इस समस्या का निदान है और इसको लेकर सुनील यादव जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है। पत्र लिखा गया है, उनसे कहा गया है कि वो फेडरेशन की मदद लें और फेडरेशन की मदद से इस समस्या का समाधान हो सकता है। हर एक शख्स को टीका लगाया जा सकता है, घर-घर जाकर टीका लगाया जा सकता है। ये सब कैसे संभव होगा, इस पर हम आज सुनील यादव जी से एक लंबी चर्चा करेंगे। सुनील जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या आपने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोगों की मदद से टीकाकरण का अभियान सफल हो सकता है? एक बड़ा हमने एक ब्लूप्रिंट दिया है। वो बेसिक अभी आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में जब अभी पल्स पोलियो का अभियान चला था जी, तो एक डोर टू डोर जो अभियान चला, उस अभियान में एक टीम बनी थी हमारी। जी, जी। और उस टीम के माध्यम से वो अभियान बहुत सफल हुआ। तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब और ज़्यादा अभी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है। तो मेरा अपना इसमें एक ब्लूप्रिंट ये था कि कोविड वॉरियर्स के रूप में वो उसको आप वैक्सीनेशन में प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, आप उसको ट्रैकिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक टीम बनाने का हमारा अपना एक ब्लूप्रिंट था जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। पूरे भारतवर्ष में 14 लाख के आसपास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जिसमें डिप्लोमा फार्मेसी से लेकर के बैचलर फार्मेसी, आपका फॉर्म डी, मास्टर फार्मेसी, पीएचडी फार्मेसी सारे लोग हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग सेवा में नहीं है, या तो वो स्व व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो फील्ड में वर्क कर रहे हैं। जी, बाकी ज़्यादातर अभी पिछले 5-6 सालों 7 सालों से ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लड़के वो बेरोजगार हैं। जी, जी। तो हमारा एक मैन पावर क्रिएट करने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने ये कहा था कि हम एमबीबीएस के लास्ट ईयर के बच्चों को इसमें प्रयोग करेंगे ट्रीटमेंट लाइन में। तो हमने ये कहा कि भाई जो फार्मासिस्ट है हमारा, वो उसने जो पढ़ाई की है, उसके हिसाब से उसको क्यों ना प्रयोग में लिया जाए। हाँ। तो हम उस पूरे अपने उस बंच को, उस टीम को हम ये चाह रहे हैं कि जो भी सरकार उनको थोड़ा बहुत मानदेय दे करके उतारना चाहे तो उनको फील्ड में उतार दें। और एक बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास है। इसके अलावा आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में केवल अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख फार्मासिस्ट पंजीकृत है, जिसमें से अभी लगभग 15,000 फार्मासिस्ट हर साल रजिस्टर्ड हो रहे हैं, यानी इतने लड़के निकल रहे हैं नए। तो रोजगार तो इतना क्रिएट नहीं कहीं हो रहा। हाँ। तो जो तकनीकी रूप से जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रयोग करना चाहिए। ये ब्लूप्रिंट हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। लेकिन साहब, सवाल ये है कि जो ये टीकाकरण है वो तो अभी नर्सिंग स्टाफ की मदद से किया जा रहा है। तो फार्मासिस्ट तो दवा बांटते हैं, वो डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा पढ़ते हैं और दवा निकाल करके देते हैं। तो ये काम वो कैसे करेंगे? वो इसके लिए कुशल कैसे कहे जा सकते हैं? इस पर आपका क्या तर्क है? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अखिलेश जी, आपको मैं अगर उसके डिटेल में जाऊं तो फार्मासिस्ट का अभी जो
परकशन है सामान्य जनता में, जैसा आपने कहा, वो यही है कि दवाई का पर्चा देखा और दवा दिया जी। जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। फार्मेसी का मतलब यह है जो दवा का रिसर्च जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर और दवा देने तक, इवन मरीज की काउंसलिंग तक, और दवा देने के बाद उस दवा का प्रयोग, उसके प्रयोग के बाद उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए भी जो कमेटी होती है, जो टीम होती है, वो भी फार्मेसी के ही लोग होते हैं। आप समझिए जो हम ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है वो बेसिकली फार्मासिस्ट है। अभी आप शायद हो सकता है ये आप लोगों के संज्ञान में ना हो। ड्रग कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर भी जो है फार्मासिस्ट होते हैं। यस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है वो फार्मासिस्ट है। यूपी के ड्रग कंट्रोलर फार्मासिस्ट है, जितने ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं। और रिसर्च सेक्टर में फार्मेसी का एक बहुत बड़ा विंग है हमारे पास। तो जितने हमारे एम फार्मा के बाद पीएचडी करके, या एक फार्म डी कोर्स है हमारा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो डायरेक्ट 6 ईयर का कोर्स होता है। तो ये सारे लोग फार्मा के क्षेत्र में जो है, ये केवल दवाई का पर्चा पढ़ के दवा देने वाले नहीं है। तो हमारा जो शुरुआत हमारी उसकी है फार्मेसी की, वो रिसर्च से शुरू होती है, और दवा देने के बाद उसकी दवा के प्रभाव और कुप्रभाव क्या है, वहां तक का जो अध्ययन होता है वो पूरा फार्मेसी में आता है। अब रही वैक्सीनेशन की बात आती, तो आप इंजेक्शन लगाने का, पेरेंटल प्रिपरेशन देने का वो अधिकार फार्मासिस्ट को है, और यूपी में जो ड्यूटी लिस्ट बनी हुई है उस ड्यूटी लिस्ट के हिसाब से है। तो हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं, और बाकायदा इसके लिए हमने अपने एजुकेशन रेगुलेशन में व्यवस्था की है। डिप्लोमा फार्मेसी का जो एजुकेशन रेगुलेशन है उसका चैप्टर 3 वो ये कहता है कि कोई भी फार्मासिस्ट तभी उसका डिप्लोमा, मैं इनिशियल पे बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा होल्डर जो है, तभी उसका डिप्लोमा कंप्लीट होगा जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 500 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इंजेक्शन लगाने से लेकर के उसकी पूरी नर्सिंग केयर भी करता है, इंजेक्शन भी देगा, दवा तो देगा ही देगा, प्लस इमरजेंसी को असिस्ट करना काम है। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों की ड्यूटी लिस्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा आगे, अगर और इस पे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो आपने कही, इंजेक्शन लगाने का काम ये फार्मेसी के लोग करते हैं। इसका मतलब कि जो फार्मासिस्ट है वो नर्सिंग असिस्टेंट और डॉक्टर के बीच की कड़ी है? नहीं, नर्सिंग असिस्टेंट अलग मैटर है, डॉक्टर और मरीज के बीच की कड़ी हम कहेंगे। डॉक्टर और मरीज के बीच की कड़ी जो है वो फार्मासिस्ट है। अच्छा, नर्सिंग सेवाएं भी फार्मासिस्ट दे सकता है और देता है, ये हमारे करिकुलम में है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा था कि नर्सिंग असिस्टेंट जो काम करता है उसका एक सुपरलेटिव फार्मासिस्ट है, और डॉक्टर से एक स्टेप नीचे का हुआ, कुछ ऐसा ज्ञान उसका है, ऐसा अनुभव है। 500 घंटे का उसका अनुभव है हॉस्पिटल में। जी, फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल विंग जो है वो जितना सेपरेटली काम करता है वैसा ही फार्मा विंग काम करता है। फार्मा विंग एकदम सिमिलर टू मेडिकल विंग है, क्योंकि अभी हमारे देश में उतना डेवलपमेंट इस पे फार्मेसी पे नहीं हो पाया था, तो इसलिए अभी हम लोग एक स्टेप नीचे चल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम एक स्टेप नीचे हैं, लेकिन फार्मेसी में दवा के रिसर्च से लेकर के और पूरा उसके देने के बाद, दवा देने के बाद तक का वो पूरा फार्मा क्षेत्र एक एकदम सेपरेट सब्जेक्ट है। तो अब उसका प्रयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैं इसके बारे में अभी और डिटेल बात आपको करता हूँ कि रूरल जो हमारा क्षेत्र है, और हमारे उत्तर प्रदेश क्या भारतवर्ष का 60% करीब रूरल है। तो रूरल क्षेत्रों में मैक्सिमम जो पीएससीज है, उत्तर प्रदेश की पीएससी में अगर आप कभी गए होंगे अखिलेश जी, तो मैक्सिमम आपको पीएससी में चिकित्सक एक, वहां पे तैनाती एक चिकित्सक की है। और ज्यादातर वो चिकित्सक या तो इतना सारा वर्कलोड है कि वो अपना जाना नहीं चाहता। सीधी बात कही है ना कि पीएससी सीएससी पर कोई जाना नहीं चाहता, कोई ड्यूटी नहीं करना चाहता पीएससी पर। उस चीज को आप कहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके पास वास्तव में वर्कलोड बहुत है। और अभी देखिए तमाम सारे प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल प्रोग्राम है, पल्स पोलियो प्रोग्राम आ गया, फाइलेरिया प्रोग्राम आ गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ गया, तमाम सारी चीजें आ गई, तो वो कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाते हैं।
तो जी, जी। हमारे जो जो ड्यूटी लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, उसके अनुसार इन द अब्सेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर उसके पूरी ड्यूटीज वो हुँ, फार्मासिस्ट ही उसको निभाता है। इवन अच्छा। हमारे ड्यूटी लिस्ट का पैरा 21 वो ये हुँ, कहता है कि इन द अब्सेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर ही शैल अटेंड द इमरजेंसी केसेज। तो हम अच्छा। जो है वो इमरजेंसी केसेज को भी अटेंड करने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट से नोटिफाइड जो हमारी ड्यूटी लिस्ट है उसके अनुसार हम अधिकृत किए गए हैं। तो इसीलिए आप हम लोग ये कह रहे हैं कि पीएससी, सीएससी पर अगर आपकी तैनाती कर दी जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है। ये माँग आप लोगों की शायद इसी आधार पर है। अखिलेश जी पीएससी सीएससी पे हम हैं। जी। हमारी हमारी मांग ये है कि हुँ, वास्तव में अगर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ पे लिटरेसी कम है, मैक्सिमम हुँ, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, हुँ, अगर वहाँ पे हम वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं तो हुँ, हमको हुँ, जो सबसे छोटी इकाई है स्वास्थ्य विभाग हुँ, की वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और सबसे छोटी इकाई है सब सेंटर। हुँ, आज स्थिति यह है हमारी कि सब सेंटरों पे मात्र एक एएनएम की पोस्ट है। और हुँ, एएनएम जो है वो मात्र शिशु का काम कर सकते हैं वहां पे। नो हुँ, डाउट वो वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक बात है। डिलीवरी वो करा सकती हैं, लेकिन डिलीवरी के समय भी उनको सुपरविजन चाहिए। क्यों? हुँ, क्योंकि डिलीवरी के समय कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो लगाए जाते हैं। बाई चांस पोस्टमार्टम ब्लीडिंग हो गई तो उस हुँ, समय वो इमरजेंसी केसेज को कैसे हैंडल करेंगे? तो इसलिए हुँ, उनको सुपरविजन चाहिए वहां पे। तो आप हुँ, हुँ, देखिए धीरे धीरे करके सब सेंटर की डिलीवरी जो है वो हमारी कम हुई है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नो डाउट खूब बढ़ी है, लेकिन वो हुँ, सब सेंटर लेवल से हट के पीएससी लेवल और सीएससी लेवल पे चली गई है। और उसका ठीक कारण बात। सिर्फ यही था कि वहां पे एएनएम अकेली पड़ जाती थी। हुँ, हुँ, और एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूं, बगल में हमारे उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का एक अंग था, जी। उत्तराखंड अलग हुआ और उत्तराखंड में भी सेम यही स्थिति थी। हुँ, पहाड़ों पे पता चला कि दो दो पहाड़ को क्रॉस करके तब वहां पे एक पीएससी और एक सब सेंटर मिलता था। जी, जी। तो तो उन्होंने ये किया कि सब सेंटर्स पे एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर दी हर सब सेंटर पे। जी, जी। एक एएनएम पहले से थी और एक फार्मासिस्ट हो गए वहां। हाँ, हाँ। तो आज स्थिति ये है कि वहां पे मैक्सिमम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं फर्स्ट एड कह लीजिए आप, हम ये नहीं हाँ, कहते कि हम कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट वहां दे देंगे, लेकिन मरीज को फर्स्ट एड दे देंगे। उसको अगर फीवर हो रहा है वहां फीवर उतार देंगे। अगर जी। वहां वहां पे हमने पहचान लिया कि उस मरीज को ये जो चेस्ट पेन हो रहा है ये वास्तव में कार्डियक पेन है और हमने उसको समय से एक बड़े अस्पताल तक पहुंचा दिया, हमने उसको समय से रेफर कर दिया। नहीं तो क्वैक्स के माध्यम से वो क्या होता है वो आपको पता है। ठीक तो बात है। हमने उसको पहचान के सही जगह पे पहुंचा दिया, हमने उसको तात्कालिक फर्स्ट एड दे दिया। तो अगर हम रूरल एरिया के सब सेंटर्स पे फर्स्ट एड दे देंगे तो हुँ, हम बहुत सारे मरीजों की जान बचा सकते हैं। तो हमारी डिमांड जो है वो ये है कि उप केंद्रों पे, जैसा कि उत्तराखंड ने किया है, उप केंद्र पे अगर आप, हम तो कहते हैं चिकित्सक तैनात करिए, लेकिन इतने चिकित्सक नहीं है और शायद उस लेवल तक, अभी आप पीएससी सीएससी की बात कर रहे हैं तो उस लेवल तक चिकित्सकों का जा पाना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि असंभव सा प्रतीत होता है। हुँ, हुँ। लेकिन फार्मासिस्टों की संख्या जिस तेजी से हमारे बढ़ रही है और आप देख रहे होंगे इतने सारे पैरामेडिकल आपको इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं और फार्मेसी में कहीं कोई जगह बचती नहीं है, सब फार्मेसी की जगह भरी हुई है। फार्मेसी में उत्तर युवाओं प्रदेश का, में कितने सब सेंटर हैं ऐसे जहाँ पर आप समझते हैं कि फार्मासिस्ट की तैनाती की जा सकती है? उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक सब सेंटर्स हैं हुँ, और हम कहते हैं उसमें आप गवर्नमेंट उसमें स्टेप बाय स्टेप कर सकती है। जो बहुत रूरल एरिया, जैसे मान लो लखीमपुर है, हुँ। लखीमपुर में जो जंगल का एरिया है, जी, ऐसे जी। जगहों पे जहाँ पे चिकित्सक आपके पास नहीं है, केवल वहाँ पे आदमी उसके रूरल में क्वैक्स के भरोसे है, ऐसी जगह पे एक उस जिले को आप प्रोजेक्ट कर लीजिए। दो हुँ, चार जिले इस तरीके के जो रिमोट जिले हैं उनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर ले और उन जनपदों में पहले शुरुआत करें। अगर वहां पे आपको अच्छा सा रिस्पांस मिलता है तो उसको और राज्यों और जनपदों में बढ़ाया जाए। लेकिन निश्चित रूप से जानिए कि उत्तराखंड का आप उदाहरण ले सकते हैं और उत्तराखंड के डाटाज मंगा सकते हैं कि हुँ, उत्तराखंड की हुँ। स्थिति कितनी बदली है स्वास्थ्य सेवाओं में। और जो तो आप लोग सब ने ये सेंटर, बात अपनी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों से जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव वगैरह हैं मंत्री हैं, इन सब से नहीं कही ये बात अपनी? इस पे हमारी कई बार बात हो चुकी है
और हमारे पास कई बार के रिटन मिनट्स भी हैं। पिछली गवर्नमेंट में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वास्थ्य मंत्री जी के सिग्नेचर के रिटन मिनट्स हैं हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और सहमत थे कि हाँ ये सही है। गवर्नमेंट ने कहा कि एक बहुत बड़ा कदम होगा ये, इसलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस गवर्नमेंट में हमारी कोई हायर लेवल की इस तरीके की बात नहीं हो पाई। जो भी बात हुई थी वो पिछले सरकार में इस मिनट्स हमको मिले हैं, इस सरकार में इस तरीके के मिनट्स नहीं। लेकिन सरकार तो सरकार होती है, अगर सरकार ने कोई मिनट्स दे दिया तो सरकार बदलने से शायद उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ तो गए साहब, 4.5 साल हो गए इस सरकार को, इन्होंने तो संज्ञान लिया नहीं, तो ये तो करेंगे नहीं। लेकिन अब जो है आप लोग प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे मांग क्या है आपकी? हमने ये देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में उनकी थिंकिंग अच्छी रही है। उन्होंने 1 लाख तो कोविड वॉरियर्स तैयार करने के पीछे उनकी मंशा बहुत अच्छी प्रतीत हुई। तो और इसके पहले उन्होंने कहा था कि हम लास्ट ईयर ऑफ MBBS के बच्चों को हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि चूंकि अभी जैसे आप कह रहे थे कि फार्मासिस्ट का काम क्या है, तो ये वास्तव में फार्मासिस्ट का काम लोगों को पता नहीं था। तो इसलिए हमने उसको हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम फोरेंसिक फार्मेसी पढ़ रहे हैं, हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं। ये सारा डिटेल बनाते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि अगर आप कोविड वॉरियर्स ऐसे ही किसी को बना रहे हैं, जैसा कि हमने अभी डिटेल, उसका कोई शासनादेश तो नहीं आया, कोई आदेश नहीं आया, लेकिन जो हमारे संज्ञान में आया है वो ये था कि 18 साल से 45 साल के बीच का कोई भी योग्य युवा, उसमें उन्होंने कोई योग्यता निर्धारित नहीं की, और उसको 3 महीने का एक कोर्स बना करके और उनको कोविड वॉरियर बना देंगे। तो हमने कहा भाई कोविड वॉरियर आप किस तरीके से प्रयोग करोगे? उनके एक जगह हमारी डिबेट हो रही थी, तो एक प्रवक्ता जी थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम अस्पतालों में प्रयोग करेंगे और आप लोगों का बोझ कम कर देंगे। हमने साहब 3 महीने की ट्रेनिंग में आप अस्पताल में ला करके बोझ नहीं कम करेंगे, बोझ बढ़ा सकते हैं। बोझ बढ़ा देंगे। अरे साहब ये क्या है ना, एक सिंडिकेट है साहब, देश में ये भी है। मैं पत्रकार हूँ तो कह सकता हूँ, सिंडिकेट है आउटसोर्सिंग कंपनियों का, अधिकारियों का। वो मिल करके ऐसे कुछ यूथ को लेके आएंगे, उनको लगा देंगे और आपके लिए वाकई सरदर्द हो जाएगा, काम तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आपका सुझाव अच्छा है कि अगर फार्मेसी पास किए हुए बच्चे जो 1 लाख से ज़्यादा यूपी में हैं, उनका इस्तेमाल इसमें किया जाए तो ये शायद देश के और समाज सबके लिए अच्छा होगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो टीकाकरण अभियान है, जिसको सरकार बड़े जोर-शोर से चलाने जा रही है, आज से 6 लाख टीका प्रतिदिन लगाने की तैयारी है, अगले महीने से 12 लाख है। तो इसमें आपको क्या लगता है, जो अभी हमारा मौजूदा संसाधन है, वो क्या कम पड़ेगा, जिसके लिए आपके फार्मेसी के बच्चों को लाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, संसाधन मुझे नहीं लगता कि कम है, प्रयोग करने की इच्छा शक्ति किस तरीके की है, हमको ये देखना है। संसाधन हमारे पास संसाधन, मैं मैन पावर की ही बात कर रहा हूँ कि मैन पावर हमारे पास है, बस उसको प्रयोग कर लेना है हमें। ये इन्हीं लड़कों को, हम जिनकी बात कर रहे हैं, इन लड़कों को आप लगाइए, तमाम सारे लड़के आपको वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण आपको बताऊं, आप लखनऊ के सिविल अस्पताल में जाइए, वहाँ देखिए हमारे जो फार्मा के इंटर्न्स हैं वो हमने सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगा रखे हैं। तो ये लोग सब सपोर्ट में खड़े हैं, हम लोग खुद सपोर्ट में खड़े हैं। और ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुझे लगता है कि पूरे भारत का हर व्यक्ति अंदर से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करेगा कि हम क्या इसमें अपनी आहुति किस तरीके से दे दें कि जनता को कुछ लाभ हो जाए। तो इसमें मैन पावर, इसको प्रयोग करने की जरूरत है, और उसमें हमारे फार्मेसी के लोग निश्चित रूप से अगर वॉलंटियरली भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत आप गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वो पैसा पता नहीं चल रहा कि किसको जा रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे कुछ पैसा भी आ रहा है। तो हम कहते हैं केवल उनको खाना पानी, चाय पानी और इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तब भी वॉलंटियरली भी लोग काम करेंगे। लेकिन एक निश्चित मानदेय, थोड़ा मानदेय किस तरीके से करके और लोगों को इसमें लगा ले, जॉब, छोटा जॉब उनको मिल जाएगा, दिन भर वो पब्लिक की सेवा करेगा और आपको मैन पावर पूरे मिल जाएंगे। जैसा कि उसमें पल्स पोलियो में हुआ था, आपको याद होगा कि पल्स पोलियो के समय गांव से लोगों को हम लोगों ने लिया था और उनको एक निश्चित धनराशि दे देते थे डेली,
और वो लोग गांव के लोग भी काम करते थे। तो देखिए किसी से भी जो बेरोजगार लड़का है उसको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पैसा उसको देना जरूरी होगा, उसको देते हुए और इसमें इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी चेन में उसको यूज किया जा सकता है। अभी जितने सेंटर्स चल रहे हैं इस पर भी आप देखते होंगे खूब लंबी लंबी लाइन लग जाती है कहीं कहीं। तो अगर हम मैन पावर बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से लोगों को आराम मिलेगा। और जैसा कि अभी बयान आ रहा है विशेषज्ञों का कि थर्ड वेव की भी संभावना बता रहे हैं लोग, तो ऐसे समय पे हम बहुत ज्यादा मॉब कहीं पे इकट्ठा नहीं कर सकते, इस चीज को भी हमको सोचना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन डोर टू डोर की भी छोटे छोटे सेंटर बनाए जाएं, मतलब मोहल्ले के स्तर पर बनाया जा सकता है, वहां पर फार्मेसी के जो ये बच्चे हैं इनका इस्तेमाल किया जाए, तो छोटे छोटे सेंटर ऑपरेट किया जा सकते हैं जहां पर प्रतिदिन 150 लोगों को ही टीका लगाया जाए, न इकट्ठा होने दिया जाए। आपका सुझाव जी, आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी समस्या, चूंकि हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक मौका है हम लोग इस पर भी चर्चा कर लें कि ये इतने 1 लाख बच्चे फार्मासिस्ट के फार्मेसी कोर्स पूरा करके बैठे हुए हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहाँ समस्या है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत खराब हैं, हमारे पास आवश्यकता तो है इन सब लोगों की, तो फिर ये फैसला हो क्यों नहीं पा रहा? कब से लटका हुआ है और क्या, कहाँ अड़चन कहाँ है? देखिए 2 चीजें हैं। अभी तक हमने जो हॉस्पिटल्स बनाए, जो पहले हॉस्पिटल बने, उनका भी हम पुनरावलोकन नहीं किए। हॉस्पिटल बन गया, अभी कल हमारे ग्रुप पे आ रहा था जब हमने इस पे चर्चा की, तो मथुरा एक हॉस्पिटल का आया था, मथुरा महिला अस्पताल का 70 बेड का महिला अस्पताल है और वहां पे मात्र 2 फार्मासिस्ट के पद हैं। इस तरीके के तमाम सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पे पद नहीं है। एक देखिए बहुत बड़ा आपको बिंदु बताऊं, शायद ये मुद्दा बहुत तेजी से उठना चाहिए कि हमारी सीएचसीज है, हम उसको एक पहला उसको ट्रीटमेंट पार्ट के लिए, पीएचसी को तो हम ये कहते हैं फर्स्ट एड है हमारा, लेकिन ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में हमारी सीएचसी है जहाँ पे 5 चिकित्सक हैं अलग अलग विधाओं के। लेकिन आपको बताएं अभी तक मानक में 4 साल पहले मानक में केवल 1 फार्मासिस्ट का पद था, थोड़ा सा उसमें प्रयास किया गया तो 2 फार्मासिस्ट के पद बने और वो चलना 24 आवर है। तो हमने एक मॉक ड्रिल किया था कि एक पर्चा जो है उसको फार्मासिस्ट को पढ़ने में और उसके बाद उसको फार्मासिस्ट को मरीज को समझाने में, समझने में, दवा देने में, दवा के बारे में समझाने में कितना टाइम लगेगा। तो एक पर्चे पे कम से कम 3 से 4 मिनट मिनिमम लग जाता है। ठीक बात है। और जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 घंटे के हैं। 8 घंटे में स्टार्टिंग में मरीज होते नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे, तो हमारे पास 7 घंटे या 6 घंटे दवा वितरण का टाइम होता है। और बड़े अस्पतालों में आप देखिए एक काउंटर के सामने 500 लोगों की लाइन लगी होती है। तो अब आप सोचिए कि उस 500 आदमी को अच्छे तरीके से दवा दे के कैसे समझाया जा सकता है। बहुत बड़ा बिंदु है। और दवा ऐसी चीज है कि दवा को जब तक आप पूरी तरीके से उसके बारे में समझाएंगे नहीं, तब तक वो दवा फायदे के बजाय कहीं नुकसान न कर जाए। एक बिंदु में अभी बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, खाली पेट खाने वाली दवा अगर खाने के बाद आपने खा लिया तो हो सकता है वो एब्जॉर्ब भी ना हो। चूसने वाली दवा आपने पानी से निकल लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ। ठीक बात है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो आपको सुबह खानी है, रात में नहीं खानी है। बहुत सारी दवाएं ऐसी जो रात में खानी है, सुबह नहीं खानी है। तो इसके बारे में आपको पेशेंट को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कौन सी दवा आपको हाइपर सेंसिटिव है, आप किस दवा से आपको एलर्जी है, वो एक बार पूछना पड़ेगा मरीजों से। तो ये सारी चीजें लेने के लिए इसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत है। अब बात मैं कर रहा था सीएससी की, जिसपे कि 2 पद हैं, वहां पे स्थिति क्या है कि उसको 24 आवर चलाना है सीएससी को। इनको 24 आवर में 3 शिफ्टें होती हैं, 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8, 3 शिफ्ट चलती है। अब आप सोचिए कि 2 व्यक्ति 3 शिफ्ट कैसे चलाएंगे अगर खाली इमरजेंसी हम चला दें वहां पे।
दवा वितरण छोड़ दीजिए। मैं समझ रहा हूँ यही वजह है कि जो काउंटर हैं दवा वितरण के, वहाँ पर लोगों को बस दवा दे करके, और भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा होती है इसलिए दवा दे के किसी तरह निपटाया जाता है। और हम लोग समझते हैं कि साहब वो तो क्या है कि कोई ठीक से दवा भी नहीं देता है, मतलब और ठीक से बात नहीं किया। ठीक से बात नहीं करता। ये अक्सर जो है शिकायतें आती है, ठीक से बात नहीं किया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो वर्कलोड अधिक है और लोग कम है, मैन पावर कम है, तो सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। अब जो आपने हम फिर लौट के वहीं आते हैं अपने मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है, तो मैंने सुना कि आज से आप लोग कोई जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी कुछ अपनी बात रख रहे हैं। क्या है वो अभियान? किस तरीके से आप अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमने अपने लोगों से ये कहा है कि आज हमारी सभी जनपद शाखाएं जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भेज रही हैं उन्हीं बिंदुओं को लेकर के, जैसा कि ज्ञापन हमने परसों भेजा था। दूसरा हमने ये किया है कि सामान्य हमारे जितने फार्मासिस्ट हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय को टैग करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए, एक हैशटैग है हमारा अपॉइंट फार्मासिस्ट फॉर रूरल हेल्थ, इस हैशटैग पे लोग टैग ट्वीट कर रहे हैं और हम अपनी बात कहने का एक प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप सीएचसी में मिनिमम 7 पद होने चाहिए, पीएचसी में कम से कम 2 पद होने चाहिए, हमारे पदों के मानक सुधरने चाहिए, हमारे जो जिला अस्पताल है, पुराने जिला अस्पताल, उनको फिर से उन पदों को एक बार फिर से गिनिए कि कितने पद हैं और कितनी कमी है। तो इस तरीके अभी तमाम सारे पुराने अस्पताल ऐसे हैं जो जब 56 में बना, कोई 76 में बना, कोई 86 में बना, और जब उसमें 2 पद आए, 3 पद आए, वो आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उनकी फिर से एक बार उन अस्पतालों के बारे में सोचने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है मैन पावर में। तो इसी बिंदु को लेकर के आज हम ये एक अभियान चला रहे हैं कि हम ट्वीट कर रहे हैं, ज़्यादातर अपने फार्मासिस्ट साथियों के माध्यम से ट्वीट करा रहे हैं कि हम अपनी बात को, जो आज का परिवेश है कि हम कोई बड़ा आंदोलन करके या कोई और ध्यानाकर्षण का कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं दे सकते हैं, तो जैसा कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक ध्यानाकर्षण का ये कार्यक्रम दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी इससे शायद। अब अंत में हम ये पूछ लेते हैं आपसे कि आप बता रहे हैं 1 लाख फार्मासिस्ट यूपी में है, तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार आपको अनुमति देती है तो इस टीकाकरण अभियान में कितने फार्मासिस्ट जुड़ जाएंगे और इससे कितना, मतलब कितनी तेजी, कितने गुना टीकाकरण बढ़ जाएगा? आपका क्या अनुमान है? मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ एक निश्चित मानदेय पे इनको आमंत्रित करे कि बहुत बड़ी संख्या में, मैं एग्जैक्टली संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट आपको मिलेंगे। 15,000 फार्मासिस्ट हमारे हर साल रजिस्टर्ड हो रहे हैं नए फार्मेसी काउंसिल में, तो उसके हिसाब से हमें एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि छोटे छोटे कैंप्स लगा करके हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैन पावर के लिए और भी विधाओं के फार्मासिस्ट हैं, जैसे कुछ आयुर्वेदा के हैं, कुछ होम्यो के हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई है। और अगर उनको फार्मेसी के नाम कुछ औषधियाँ बंटवाने के लिए, या जैसे अभी आपने देखा होगा क्वाथ बट रहा था, तो क्वाथ में हमारे आयुर्वेद के फार्मासिस्टों ने खूब भाग लिया है। जी जी जी। तो होम्योपैथ में एक दवा आ रही थी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है होम्योपैथ की, वो गांव प्रधानों के यहाँ बांटा है होम्योपैथ के हमारे फार्मासिस्टों ने। बीच में एक विशेषज्ञों की राय आई थी कि कोविड जानवरों में भी फैल सकता है। तो हमारे जो वेटनरी के साथी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई थी कि आप इनके जानवरों की जांच करिए कि कहीं कोविड उनसे संक्रमित और लोग ना हो जाए, परिवार में रहते हैं, जानवर हैं। अच्छा, आपको एक बड़ी बात बताऊं कि डॉग्स में कोविड की वैक्सीन ये करीब 20 सालों पहले से लगती है, ये संभवतः संज्ञान में नहीं होगा। यस, कोविड की वैक्सीन कोरोना वैक्सीन के नाम से ही आती है और वो पिछले 20 सालों से लग रही है डॉग्स में। जब क्या बात है, 1-1.5 महीने, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोगों को नहीं पता। हमारे पास पूरा एक सेटअप है, इस सेटअप का बस प्रयोग करने की बात है और जनता में वास्तव में ये जागरूकता लाने की जरूरत है कि फार्मेसी के बारे में लोग जाने, फार्मेसी के बारे में जाने और फार्मासिस्ट के बारे में जाने। एक उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं जी, एक बहुत बड़ी कमी है हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में,
कि दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में एक पूरी विधा है, उस विधा का प्रयोग हम लोग नहीं करते, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में होता है। हर व्यक्ति का पूरा डेटा उनके फार्मासिस्ट के पास होता है। जैसे हम कोई दवा खाते हैं तो हमारा डेटा हमारे फार्मासिस्ट के पास होगा, हमको कौन सी दवा हाइपर सेंसिटिव है, जो दवा हम नहीं खानी चाहिए हमको, वो हमारे फार्मासिस्ट को पता होगी, और कौन सी दवा खाने के बाद इस बार हमको नुकसान हो गया, वो एक विधा है पूरी, उसको फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं कहते हैं कि वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस है, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्माकोविजिलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर फार्माकोविजिलेंस आप कर दीजिए तो इसका बहुत बड़ा फायदा जनता को मिलेगा, और ये फायदे, जैसे रिसर्च सेक्टर है हमारा, रिसर्च सेक्टर का फायदा सामने नहीं दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर हम रिसर्च ही नहीं किए तो फायदा कैसे मिलेगा मुझे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए, और हमें उम्मीद है कि आपकी ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी, और जैसा कि एक विश्वास है लोगों का कि वहां से सही फैसले, सटीक फैसले होते हैं, तो उम्मीद करता हूं मैं भी कि फार्मासिस्ट का सही तरीके से उपयोग होगा मानवता की रक्षा के लिए, देश के टीकाकरण अभियान में, और उत्तर प्रदेश में खासकर जहां सबसे बड़ी आबादी रह रही है, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा आपने बताया कि फार्मासिस्ट बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनका सदुपयोग हो सकेगा, और छोटे-छोटे कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान को गति दी जा सकेगी। आपके इस सुझाव और समर्थन के लिए जो वॉलंटरी आप लोग तैयार हैं इसको करने के लिए, इसके लिए न्यूज़ ट्रैक परिवार भी आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे किसी विषय पर। आपका धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस विषय पर चर्चा की। थैंक यू सर, थैंक यू।